तो आज हम प्रकाश यानी लाइट की दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो विज्ञान के अध्याय 16 का एक विस्तृत ब्यौरा है। हाँ। हमारा मिशन है इस सामग्री के हर एक हिस्से को, हर एक पंक्ति को क्रम से समझना। हम पहले सामग्री में जो लिखा है उसे शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसके मतलब को आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रकाश से जुड़े हर सिद्धांत और तथ्य को स्पष्ट रूप से समझा जा सके, चाहे वो परावर्तन के नियम हो या फिर मानव नेत्र की बनावट। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। अध्याय 16 प्रकाश। तो सबसे पहला सवाल है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? हाँ। इसमें लिखा है, सिर्फ नेत्रों यानी आंखों से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। हाँ। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। ये प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित या उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। इसका सरल सा मतलब ये है कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो हमारी आंखें और दूसरा प्रकाश। अच्छा। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर या कह सकते हैं टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे बल्ब है, वो तो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। हाँ, वो तो रोशनी देता है। बिल्कुल। जबकि मेज जैसी चीजें प्रकाश को परावर्तित करती हैं, मतलब उस पर रोशनी पड़ती है और वो टकराकर हमारी आंखों तक आती है। ठीक है, तो अब आते हैं परावर्तन पर। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक समतल सतह पर प्रकाश की किरण का परावर्तन दिखाया गया है। इसमें 3 मुख्य शब्द दिख रहे हैं जी। पहला है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इसमें लिखा है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण। दूसरा है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण। ठीक। और तीसरा है अभिलंब यानी नॉर्मल, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जहां किरण टकराती है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। हाँ, तो अगर हम इस चित्र को देखें तो जो किरण सतह पर आ रही है वो है आपतित किरण, आने वाली। ठीक है। और जो किरण सतह से टकराकर वापस जा रही है वो हुई परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह किरण टकराती है वहां सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक काल्पनिक रेखा, उसे अभिलंब कहते हैं। अच्छा, तो ये अभिलंब एक तरह से नापने के लिए है। बिल्कुल। इसी अभिलंब से हम आपतन कोण मतलब एंगल आई और परावर्तन कोण मतलब एंगल आर को मापते हैं। और यहीं से हम परावर्तन के नियमों पर आते हैं। तो पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला है एंगल आई बराबर एंगल आर। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जिस कोण पर किसी सतह से टकराती है ठीक उसी कोण पर वापस लौटती है। अच्छा। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा, कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल सटीक। और दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल यानी प्लेन में होते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और वो काल्पनिक अभिलंब, ये सब एक ही समतल सतह पर होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि किरण सतह से टकराकर ऊपर या नीचे चली जाए, वो उसी प्लेन में रहती है। ठीक है। यहाँ एक क्रियाकलाप भी दिया है। लिखा है, यदि कागज को मेज के किनारे से थोड़ा बाहर निकालकर मोड़ दिया जाए तो परावर्तित किरण दिखाई नहीं देती, क्योंकि तल यानी प्लेन बदल जाता है। हाँ, ये क्रियाकलाप असल में दूसरे नियम को साबित करता है। जैसे ही आप कागज मोड़ते हैं, आप परावर्तित किरण का तल बदल देते हैं और बस वो आपको दिखना बंद हो जाती है। समझ गया। अब आते हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब पर। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक लड़का समतल दर्पण में खुद को देख रहा है। इसके कुछ गुण बताए गए हैं। पहला, प्रतिबिंब सीधा होता है, इरेक्ट यानी उल्टा नहीं बनता। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब वर्चुअल, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। और चौथा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो इन सब बिंदुओं का मतलब ये है कि जब आप शीशे में खुद को देखते हैं तो आपकी छवि सीधी बनती है
वो आभासी होती है। मतलब आप शीशे के पीछे कोई स्क्रीन रखकर उस छवि को उस पर उतार नहीं सकते। अच्छा। आपकी छवि का आकार आपके ही आकार के बराबर होता है और आप शीशे से जितनी दूर खड़े होते हैं, आपकी छवि भी शीशे के पीछे उतनी ही दूर दिखाई देती है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प चीज होती है, पार्श्व परावर्तन यानी लैटरल इन्वर्जन। लिखा है दर्पण में वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एम्बुलेंस। हाँ, ये तो हम सब ने देखा है। शीशे में दायां और बायां हिस्सा आपस में बदल जाता है। इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ियों के शीशे में वो सीधा दिखाई दे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो क्या हर तरह का परावर्तन एक जैसा होता है? यहाँ परावर्तन के प्रकार बताए गए हैं। हाँ, 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये चिकने या पॉलिश वाले पृष्ठ पर होता है, जैसे दर्पण। इसमें लिखा है सभी परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। इसका मतलब है कि जब प्रकाश किसी शीशे जैसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो सभी किरणें एक ही दिशा में समांतर रूप से परावर्तित होती हैं। इसीलिए एक साफ छवि बनती है। और दूसरा है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यह खुरदरे पृष्ठ पर होता है, जैसे गद्दा या लकड़ी। इसमें परावर्तित किरणें बिखर जाती हैं। हाँ, और आगे लिखा है कि हम अपने चारों ओर की लगभग सभी वस्तुओं को विसरित परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। जब प्रकाश किसी लकड़ी या दीवार जैसी खुरदुरी सतह पर पड़ता है तो किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं और इसी बिखराव की वजह से हम उन चीजों को देख पाते हैं जो चमकदार नहीं है। अच्छा, अब यहाँ 2 तरह की वस्तुओं की बात हो रही है, दीप्त और प्रदीप्त पिंड। जी, दीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उदाहरण सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत लैंप। मतलब सीधी सी बात है, दीप्त पिंड वो है जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे सूरज या जलती हुई मोमबत्ती। और दूसरे हैं प्रदीप्त पिंड यानी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। वे वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकती हैं। उदाहरण चंद्रमा, मेज, कुर्सी। तो प्रदीप्त पिंड वे हुए जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन जब उन पर किसी दीप्त पिंड का प्रकाश पड़ता है तो वे चमकते हैं, जैसे चांद जो सूरज की रोशनी से चमकता है। ठीक है। अब एक और दिलचस्प विषय है परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। सिद्धांत यह है कि प्रकाश किरणें एक दर्पण से टकराकर दूसरे दर्पण से पुनः परावर्तित हो सकती हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश को एक से ज्यादा बार परावर्तित किया जा सकता है, उसे मोड़ा जा सकता है। और इसके उपयोग भी बताए गए हैं पनडुब्बियों, टैंकों और बंकरों में। यहाँ एक परिदर्शी यानी पेरिस्कोप का चित्र भी है। और एक उदाहरण है नाई की दुकान, सिर के पीछे के बाल देखने के लिए। हाँ, परिदर्शी जिसे पेरिस्कोप कहते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। उसमें 2 दर्पण लगे होते हैं जो प्रकाश को मोड़कर आपको किसी बाधा के पार देखने में मदद करते हैं। अच्छा। और नाई की दुकान में भी तो यही होता है। 2 शीशों की मदद से आप अपने सिर के पिछले हिस्से को देख पाते हैं। सही बात है। अब आते हैं बहुप्रतिबिंब यानी मल्टीपल इमेज पर। इसमें लिखा है 2 दर्पणों के बीच का कोण प्रतिबिंबों की संख्या तय करता है। अगर दर्पण समांतर हों तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। बिल्कुल। जब आप 2 दर्पणों को किसी कोण पर रखते हैं तो आपको एक से ज्यादा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, और अगर आप 2 दर्पणों को आमने सामने समांतर रख दें तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे, एक के अंदर एक, एक लंबी सी कतार। और इसी से जुड़ा है बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलेडोस्कोप। इसमें 3 दर्पण पट्टियां होती हैं प्रिज्म की आकृति में। रंगीन कांच के टुकड़ों से सुंदर पैटर्न बनते हैं। हाँ, कैलेडोस्कोप एक बहुत सुंदर खिलौना है। जब आप उसे घुमाते हैं तो अंदर रखे रंगीन कांच के टुकड़ों से कई प्रतिबिंब बनकर सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हैं। इसका उपयोग वस्त्रों और वॉलपेपर के नए डिजाइन बनाने में भी होता है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रकाश के परावर्तन की बात की। अब एक नया सवाल है, सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन? यहाँ एक चित्र है जिसमें एक प्रिज्म से सफेद प्रकाश गुजर रहा है और 7 रंगों में बट रहा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। प्रकाश का अपने घटकों मतलब रंगों में विभाजित होना। इसका प्राकृतिक उदाहरण है इंद्रधनुष। तथ्य यह है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बिल्कुल। जब सूर्य का सफेद प्रकाश प्रिज्म जैसी किसी चीज से गुजरता है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं।
और आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है वो भी इसी वजह से बनता है। कैसे? वहां बारिश की जो पानी की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और सूरज की रोशनी को बिखेर देती हैं। कमाल है। तो अब प्रकाश की ये यात्रा पहुंचती है हमारी आंख तक। यहाँ मानव नेत्र की अंदरूनी बनावट का एक बड़ा सा चित्र है जी। इसके कुछ हिस्से बताए गए हैं। कॉर्निया, पारदर्शी अग्रभाग। परितारिका यानी आइरिस, गहरा पेशी डायफ्राम जो नेत्र का रंग तय करता है। फिर है पुतली यानी प्यूपिल, बीच का द्वार जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस केंद्र पर मोटा होता है और प्रकाश को फोकस करता है। और फिर है रेटिना, पीछे की स्क्रीन जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारी आंख एक तरह से एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरे की तरह है। कॉर्निया सबसे बाहरी पारदर्शी परत है। आइरिस हमारी आंख को रंग देता है और पुतली के आकार को नियंत्रित करके अंदर आने वाले प्रकाश को भी कंट्रोल करता है। और लेंस प्रकाश को फोकस करता है और रेटिना वो पर्दा है जिस पर बाहर की दुनिया का एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आंख काम कैसे करती है? यहाँ एक फ्लो चार्ट है, प्रक्रिया है। प्रकाश आता है, कॉर्निया और लेंस से गुजरकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है और फिर दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के जरिए मस्तिष्क तक सिग्नल जाता है। बिल्कुल सही। प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, लेंस उसे रेटिना पर फोकस करता है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके हमें दिखाता है कि हम क्या देख रहे हैं। रेटिना में कुछ खास कोशिकाओं का भी जिक्र है। शंकु यानी कोन्स जो तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए हैं, और शलाकाएं यानी रॉड्स जो मंद प्रकाश के लिए हैं। हाँ, रेटिना में ये दो तरह की बहुत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। शंकु या कोन्स हमें रंग दिखाते हैं और तेज रोशनी में काम करते हैं, और शलाकाएं या रॉड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं। अच्छा, तभी रात में हमें रंग साफ नहीं दिखते। बिल्कुल। और यहाँ एक अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट का भी जिक्र है। यह दृक् तंत्रिका और रेटिना की संधि पर होता है। यहाँ कोई कोशिका नहीं होती, इसलिए कोई दृष्टि नहीं होती। तो हमें इसका पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने आप भर देता है। वाह। अब एक और दिलचस्प नियम है, दृष्टि का स्थायित्व। नियम है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद 116 सेकंड तक बना रहता है। और इसका उपयोग चलचित्र यानी मूवीज में होता है। 24 चित्र प्रति सेकंड चलाए जाते हैं, जिससे हमें गति का भ्रम होता है। हाँ, इसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। हमारी आंखों से कोई चीज हटा लेने के बाद भी उसकी छवि 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बनी रहती है। फिल्में इसी सिद्धांत का उपयोग करती हैं। वो असल में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिन्हें तेजी से चलाया जाता है, जिससे हमें लगता है कि वे चल रही हैं। मतलब पूरा सिनेमा ही हमारी आंखों के इस छोटे से धोखे पर टिका है। जाहिर है इतनी कीमती चीज की देखभाल भी जरूरी है। आंखों की देखभाल के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं। जी। सूर्य को सीधा न देखें, आंखों को ना रगड़ें, साफ पानी से धोएं और पढ़ते समय दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर रखें। ये बहुत जरूरी नियम है। सूरज को सीधे देखने से रेटिना खराब हो सकता है और पढ़ते समय किताब से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो आंखों पर जोर पड़ता है। आहार के बारे में भी लिखा है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके स्रोत हैं गाजर, पालक, दूध, अंडा। हाँ, विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से रात में दिखना कम हो जाता है। एक और बीमारी है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। वृद्धावस्था में लेंस धुंधला हो जाता है। इसका इलाज शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी है। ये उम्र के साथ होने वाली एक आम बीमारी है जिसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है। इसे ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। और दृष्टि दोष भी हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखती है और इसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। सही है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास का तो साफ दिखता है पर दूर का नहीं। और दूसरा है दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसमें निकट की वस्तु धुंधली दिखती है और इसे उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। हाँ, इसमें दूर का साफ दिखता है पर पास का नहीं, जैसे पढ़ने में दिक्कत होती है, और इसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं जंतुओं के नेत्र पर। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। केकड़ा, नेत्र बहुत छोटे होते हैं पर ये चारों ओर पीछे भी देख सकता है। तितली, बड़े नेत्र जो हजारों छोटे नेत्रों से बने लगते हैं, ये भी सामने और पीछे देख सकती है। हाँ, अलग अलग जानवरों की आंखें उनके वातावरण के हिसाब से विकसित होती हैं। उल्लू, रात में दृष्टि श्रेष्ठ होती है क्योंकि उसमें अधिक रॉड्स होते हैं
बड़ी पुतली और कॉर्निया होता है। बिल्कुल, उल्लू रात का शिकारी है तो उसकी आंखें कम रोशनी के लिए बनी है। और चील दिन में दृष्टि श्रेष्ठ होती है क्योंकि उसमें अधिक कोन्स होते हैं। और चील दिन में शिकार करती है तो उसे रंग और बारीकियां देखने की क्षमता चाहिए जो कोन्स से मिलती है। बहुत दिलचस्प। अब हम अध्याय के आखिरी हिस्सों में हैं। यहाँ चाक्षुष विकृति और ब्रेल पद्धति की बात हो रही है और लुई ब्रेल का चित्र भी है। जी। ब्रेल पद्धति यानी ब्रेल सिस्टम, इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 1821 में किया था। यह स्पर्श यानी टच द्वारा पढ़ने की पद्धति है। इसकी संरचना में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। बिंदुओं को 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में उभारा जाता है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के नाम भी हैं, हेलन केलर, रविंद्र जैन। ब्रेल एक बहुत ही क्रांतिकारी लिपि है जिसे दृष्टिबाधित लोग छूकर पढ़ते हैं। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। इसमें उभरे हुए बिंदुओं के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिनसे अक्षर और शब्द बनते हैं और इसी की मदद से वो पढ़ लिख पाते हैं। तो अंत में यहाँ एक माइंड मैप है जो पूरे अध्याय का सार बताता है। केंद्र में प्रकाश है और उससे जुड़ी शाखाएं हैं परावर्तन, विक्षेपण, ब्रेल, मानव नेत्र और दर्पण। हाँ, ये चित्र हमें याद दिलाता है कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों से शुरू किया, फिर जाना कि दर्पण कैसे काम करते हैं, प्रकाश रंगों में कैसे बढ़ता है, हमारी आंखें कैसे देखती हैं और जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि कैसे सहायक है। और अंत में एक नोट है, एग्जाम रेडी, अपनी आंखों की देखभाल करें। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।